बाहर से एनवायरनमेंट में से एयर कहाँ आती है, लंग्स में आती है। तो किस प्रोसेस से आती है, किस प्रोसेस से आती है? मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। देखिए इंस्पायरेशन का मीनिंग क्या है? इनहेलेशन ऑफ एयर, एयर को इनहेल करना, एयर को इनहेल करना, वो क्या है? इंस्पायरेशन। तो कैसे एयर इनहेल की जाती है, मैकेनिज्म क्या है? और एयर को बाहर रिलीज कराना लंग्स से, वो क्या है? एक्सपायरेशन। इसकी मैकेनिज्म कैसी है? देखिए एक डायग्राम उसमें बना होगा इस तरीके से। हमारी लंग्स कहाँ है? चेस्ट कैविटी में, ठीक है। ये जो रिब केस है आपका, जो पसलियों का बना हुआ पूरा ये रिब केस है। आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिबल कॉलम और साइड में क्या है? रिब्स है, ठीक है। पूरा एक रिब केस बना हुआ है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है लंग्स, ठीक है। तो आप कह सकते हैं लंग्स हमारी कहाँ है? थोरेसिक कैविटी में है। ये पूरा क्या है? थोरेसिक कैविटी, इसमें लंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर ये रिब्स हैं, दिखाई दे रही है। ये क्या है? रिब्स, ठीक है। और आगे की साइड में क्या है? दिस इज द स्टर्नम, चेस्ट बोन जिसको आप बोलते हैं, ये क्या? स्टर्नम। और बैक साइड में क्या है? यहाँ पर वर्टिबल कॉलम, ठीक है। ये है वर्टिब्रल कॉलम, मतलब थोरेसिक वर्टिब्री। जो वर्टिब्री आपके चेस्ट रीजन में होती है उसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक वर्टिब्री। और ये है स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। यहाँ पर ये नीचे डोम शेप स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है, ये मतलब डायाफ्राम, क्या बोलते हैं? यहाँ होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है? एक पार्टीशन है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट करता है। ये एब्डोमिनल कैविटी है क्या? थोरेसिक कैविटी, बीच में हो गया डायाफ्राम, ठीक है। तो ये डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम, ठीक है। ये जो आपकी पसलियां हैं, हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं। दो तरीके का मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। बता रहे हैं, सुनते जाइए। यहाँ पर ये जो रिब्स हैं, इनके बीच में मसल्स लगी हुई हैं। ये क्या है? मसल्स। इनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल। मैंने दो तरीके का मसल बनाया है। देखिए जैसे मान लीजिए रिब है, ध्यान से देखिएगा, ये रिब्स हैं, ठीक है। ये क्या है? रिब्स। एक रिब ये हो गया, एक इसके नीचे, ऐसे नीचे रखा चला जाएगा। रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, ठीक है। जो मसल बाहर की साइड में लगी होती हैं, बाहर की साइड से, आउटर साइड, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और जो मसल अंदर की साइड में लगे होंगे, इनसाइड रिब्स के बीच में रहेगा, बट अंदर की साइड से इंटरनल इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल का मतलब होता है बिटवीन द रिब्स। जो मसल्स रिब्स के बीच में होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल। वैरायटी एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक। तो यहाँ पर मसल्स हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि इंस्पायरेशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी। यहाँ पर ये देखना है मसल्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। लेकिन इंस्पायरेशन जो होगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन बता रहे हैं, ये होता है जबरदस्ती सांस लेना, जबरदस्ती एक्स्ट्रा सांस लेना, ठीक है। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में एक मसल में हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? डायाफ्राम, डायाफ्राम का मसल्स, ठीक है। जो इंटरनल वाली होती है वो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में मदद करती है। किसमें? जब जबरदस्ती सांस लिया जाता है, एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करते हैं, तो उस समय इंटरनल इंटरकोस्टल हेल्प करती है, ठीक है। तो रिब्स में दो तरीके का मसल है, एक्सटर्नल वाला भी है, इंटरकोस्टल, और अंदर की साइड में कौन सी है? ये इंटरनल है, इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है। इंस्पायरेशन में ये दो मसल्स इन्वॉल्व होंगी। कौन सी मसल? डायाफ्राम में भी मसल्स हैं। डायाफ्राम ये दिखाई दे रहा पार्टीशन, इसमें मसल्स हैं, ठीक है। डायाफ्राम ऐसे होता है, देखिए डोम शेप। अगर आप सांस को जब रिलीज कराते हैं तो डायाफ्राम कैसा होता है? डोम शेप। उसकी पोजीशन ये आ जाती है, ठीक है। और जब सांस को खींचते हैं, एयर को जब खींचा जाएगा तो डायाफ्राम नीचे जाएगा ना,
एयर को खींचिए, डायाफ्राम क्या होगा, नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो फ्लैट होगा, ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट। तो जब सांस को बाहर रिलीज कराते हैं, एक्सपायरेशन कराते हैं, ठीक है, तो डायाफ्राम डोम शेप समझ रहे हैं ना, ओरिजिनल पोजीशन में डोम शेप है, और जब सांस को खींचेंगे तो डायाफ्राम नीचे जाएगा तो फ्लैट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये फ्लैट होगा नीचे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाना है ना। तो डायाफ्राम की मसल्स को क्या बोलते हैं, क्लेरिक मसल्स, इसका नाम होता है PHERENIC, क्लेरिक मसल्स, ठीक है, इनको क्लेरिक मसल्स भी बोलते हैं, डायाफ्राम की मसल्स। अब दो मसल्स हो गया, अब इंस्पायरेशन में होगा क्या, कैसे इंस्पायरेशन होता है, तो देखिए इंस्पायरेशन के लिए जो ब्रेन से कंट्रोलिंग होती है, आप जबरदस्ती सांस तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल हम लोग नॉर्मल वे में क्या होता है, क्या अपने आप एयर आ रही है, अपने आप एयर जा रही है ना, ऑटोमेटिक चल रहा प्रोसेस, किससे कंट्रोल हो रहा है, ब्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंस्पायरेशन में क्या होगा, जो आपकी चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ सांस कैसे अंदर आएगा, ठीक है, एयर कैसे अंदर आएगा। तो ये जो रिब केस है, पसलियों का जो आपका कवच बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, रिब केस, रिब केस के बीच में क्या लगी हुई हैं, मसल्स, इसमें से मसल्स जो लगी है, ये मसल्स सिकुड़ेगा, क्या होगा, सिकुड़ेगा, मसल्स के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल है, ये क्या करेगी, सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, समझ में आया। तो पहला कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में, जो आपकी पसलियों के बीच में बाहर की साइड से लगी हुई है मसल, समझ में आ रहा है। और ये डोम शेप जो डायाफ्राम है, इसमें जो मांसपेशियां होंगी ये भी क्या होंगी, सिकुड़ेंगी, ठीक है। अब सोचिए अगर इसकी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो इसकी लंबाई घटेगी ना, घटेगी नहीं घटेगी। देखिए अगर डोम शेप है, आप सोचिए यहाँ कोई मसल है, ये सिकुड़ेगी तो इसकी लेंथ घटेगा ना, इसकी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, लेंथ घटेगा, तो इसकी लंबाई घटेगी, क्या हो जाएगा, फ्लैट, चपटा होगा, क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर है डोम शेप। आप सोचिए इसकी मसल्स को सिकोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट कराइए, तो ये छोटा होगा और ये डोम शेप हो जाएगा, मतलब फ्लैट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो डायाफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। डायाफ्राम की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये थोरेसिक जो कैविटी है, जो चेस्ट कैविटी है, जिसके अंदर क्या है, लंग्स हैं, ठीक है भाई। लंग्स को जब तक जगह नहीं मिलेगी फैलने के लिए, तब तक लंग्स फैलेगी नहीं, और जब लंग फैलेगी तभी तो एयर इनहेल होगा, समझ में आ रहा है। तो लंग्स को फैलाने के लिए जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, ये दोनों मसल, डायाफ्राम की मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ेंगी, ठीक है। और आपका जो रिब केस है, पसलियों का जो कवच है, वो क्या होगा, डायाफ्राम नीचे जाएगा, डायाफ्राम नीचे जाएगा, ठीक है। और ये रिब केस जो होगा, रिब केस ये क्या होगा, फॉरवर्ड और अपवर्ड। देखिए जब सांस लेते हैं तो ये रिब केस, पसलियों का केस जो है, ये ऊपर भी जाता है और फॉरवर्ड भी जाता है। फॉरवर्ड आगे की साइड में मूव करता है और थोड़ा अपवर्ड भी जाता है, दो मूवमेंट हो रहा है ना। इससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा ना वॉल्यूम। भाई देखिए जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, डायाफ्राम नीचे आ गया, थोड़ा सा जगह ज्यादा मिल गया, देखिए स्पेस मिल गया ना। डायाफ्राम पहले ऐसे था और डायाफ्राम क्या हो गया, ऐसे, स्पेस ज्यादा हो गया, और ये रिब केस जब आगे जाएगा तो और स्पेस बढ़ेगा। तो स्पेस बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा अंदर, क्योंकि एयर लंग्स में हमेशा थोड़ी सी बनी रहती है, लंग्स कभी फुल्ली खाली नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर एयर का प्रेशर जो लंग्स में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से एयर का प्रेशर लंग्स में घट जाएगा। बाहर प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूजन से मूव कर जाएगी ऑटोमेटिकली। ये इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसको, इंस्पायरेशन में क्या हुआ, देखिए मसल्स ऑफ डायाफ्राम, ठीक है, एंड इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इस
इससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटेगा। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर इन लंग्स में पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, एंड एयर मूव्स या डिफ्यूज लिखेंगे, डिफ्यूज कर जाएगी फ्रॉम इन्वायरमेंट से। ठीक है, कहाँ जाएगी, तो लंग्स में, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। ठीक है, एक्सपायरेशन इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, सारे स्टेप अपोजिट। ये एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन क्या है, एक्टिव क्यों है, क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना। ठीक है, हाँ, तो इसी का जस्ट उल्टा होगा एक्सपायरेशन में कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। डायाफ्राम की मसल्स, जो डायाफ्राम अभी सीधा हो गया था, इसकी मसल जब रिलैक्स करेंगे, स्प्रिंग को खींच दीजिए और छोड़ दीजिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो इसको ये खींचा हुआ ना, ये छोड़ेंगे तो वापस कैसा हो जाएगा, ये डोम शेप डोम शेप हो जाएगी फिर से, तो फिर चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम घट जाएगा। और ये चेस्ट कैविटी जो फॉरवर्ड अपवर्ड गई थी, वो वापस इनवर्ड और डाउनवर्ड चली जाएगी। समझ में आ रहा है? रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 बोन होती हैं। ये 12 जो आपकी थोरेसिक वर्टेब्री की बात हो रही है, ये 12 का मतलब थोरेसिक वर्टेब्री, वो वर्टेब्री जो चेस्ट कैविटी के रीजन में जो रीढ़ की हड्डी 12 पेयर रिब्स होती हैं। थोरेसिक वर्टेब्री जो है 12 हैं, 12 ही से तो पसलियां जुड़ती हैं, 12 पेयर रिब्स हैं और थोरेसिक वर्टेब्री कितना है, 12। समझ में आया? ये लिखिए, इसी का अपोजिट है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। इसमें एक चीज और समझने वाली है, क्वेश्चन आता बुक में लिखा भी हुआ है। देखिए, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखिए जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बताइए सोच करके कि डायाफ्राम जब सिकुड़ेगा, डायाफ्राम की मसल्स जब सिकुड़ेंगी तो डायाफ्राम क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, मतलब नीचे की साइड में जाएगा ना। तो ये जो थोरेसिक कैविटी है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में मतलब मूव करेगी या इधर की डायरेक्शन में। देखिए, डायाफ्राम की मसल जब सिकुड़ेंगी तो डायाफ्राम आएगा नीचे। ठीक है, नीचे आया, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये यहाँ पर ये चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो बढ़ रहा है ना, आपके डायाफ्राम नीचे आ रहा है तो स्पेस मिल रहा है ना इसको। तो किस डायरेक्शन में ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में है, ये ऊपर नीचे डायरेक्शन में। समझ में आया? लेकिन जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब सिकुड़ेगा, पसलियों के बीच में जो मसल्स हैं जब वो सिकुड़ेंगी, तो आपकी चेस्ट कैविटी क्या होगी, आगे की साइड में जाएगी और ऊपर। ठीक है, तो ये होता है लेटरल मूवमेंट। लेटरल का मतलब समझते हैं, देखिए ऐसे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये बोन आगे आ रही है, समझ में आ रहा है, ये बोन क्या हो रही है, आगे। इस तरीके से पसलियों का मूवमेंट ये होगा। ये भी जानते हैं क्या पसलियां मूव कर सकती हैं, रिब्स जो होती हैं, आखिर रेडियस है पसलियों का पूरा। देखिए आगे चेस्ट बोन, कैसे इसका वॉल्यूम बढ़ता है, ये तो बोन है ना सब। 12 पेयर रिब्स होती हैं, जिसमें से 10 ही पेयर कनेक्ट रहती हैं। 11 और 12 पेयर जो है फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, वो कनेक्ट नहीं रहती हैं, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, वो ऐसे फ्री रहती हैं, कनेक्ट ही नहीं रहती है, कनेक्ट नहीं रहती 11 और 12 वाली। ठीक है, तो ये तो कनेक्ट है, तो कैसे ये एक्सपेंड करेगा। पीछे वर्टिकल कॉलम से पसली कनेक्ट हो गया, आगे स्टर्नम से कनेक्ट हो गया, तो कैसे मूव करेगा, वो तो कनेक्शन डायरेक्ट हो गया ना। बताइए कैसे मूव करेगा, हड्डी मूव कैसे करेगी, होता है मसल्स की बात नहीं है। सोचिए बोन जुड़ा हुआ है, बोन जब जुड़ी है, पसली आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ, आगे चेस्ट बोन से जुड़ा है, पसली कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करता है, हाँ मूव करता है।
यहाँ कार्टिलेज लगी हुई है, इधर से जब बोन जुड़ के आ रही है, यहाँ जो है चेस्ट बोन है ना, जैसे ये क्या है चेस्ट बोन, और ये यहाँ से पतली रिब आया रिब, यहाँ पर कार्टिलेज लगा है, ये कार्टिलेज क्या है एक्सपेंड करता है, सॉफ्ट बोन कार्टिलेज यहाँ लगी हुई है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है बोन्स, कार्टिलेज की मदद से कनेक्शन है, समझ में आया? हाँ पीछे किसी नहीं है, आगे की साइड में केवल कार्टिलेज है बस, बैक साइड। हाँ क्या कह रहे हैं बताइए? लास्ट वाली अब क्यों फ्री है, इसका कोई रीजन नहीं है, फ्री होती है नेचर ने बना दिया, उसको फ्री कर दिया है। बायोलॉजी में हर चीज का रीजन नहीं है, एक चीज जान लें, ठीक है? हर क्यों का रीजन नहीं है, जिसका रीजन उसका आपको बता दिया जाए, तो वो फ्री है तो फ्री है, समझ में आ गया? वो स्विमिंग में मदद करती है। और कैसे का रीजन है, कैसे का रीजन है, क्यों जब डिस्कवर होता तो कैसे पता लगता हो कैसे हुआ, तो हाउ का रीजन है, समझ में आया? आखिर उसी क्यों को डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं ना, अगर सारा वाइट वर्ड डिस्कवर पहले ही हो जाए, हर चीज खत्म कहानी हो जाएगी, ये बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल। तो एक्सपायरेशन हो गया, इसके बाद देखिएगा एक है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन लिखिएगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल का मतलब होता है जबरदस्ती सांस लेना, बाबा रामदेव वाला, ठीक है? जबरदस्ती सांस खींचना, एक्स्ट्रा खींच सकते हैं, तो फोर्सफुल। उसके लिए आप में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, देखिए इसमें, देखिए इसमें इंस्पायरेशन नहीं है, एक्सपायरेशन, ये एक्सपायरेशन बुक में लिखा गया ना, क्या लिखा है? एक मिनट दिखा दूँ, फोर्सफुल इंस्पायरेशन लिखा ना हमको, एक सेकंड देखो, इसमें होगा ही नहीं, वही को खास कर वही मैं देख रहा हूँ, मिस्टेक ना होगा। इंस्पायरेशन एब्डोमिनल मसल, इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कहीं नहीं इंस्पायरेशन होता है, ये इंस्पायरेशन क्या है, देखिए जबरदस्ती एक्स्ट्रा सांस लेना, क्या होता है इसमें जो जबरदस्ती जब एक्स्ट्रा सांस खींची जाती है तो उसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? दो मसल हैं, एक तो जो इंटरनल वाली, इंटरकोस्टल, देख रहे हैं जो कहाँ है, पसलियों के बीच में अंदर की साइड से लगी हुई है, रिब्स के बीच में तो है लेकिन अंदर की साइड से लगी है, इंटरनल इंटरकोस्टल। एक तो ये इन्वॉल्व होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, ये पेट की मसल्स, समझ में आ गया? जबरदस्ती जब सांस को रिलीज भी कराते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराते हैं, सोचिए आप जबरदस्ती सांस को रिलीज कराइए, एक्स्ट्रा एयर यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा ना एब्डोमेन पर, और एयर को इनहेल करेंगे जबरदस्ती तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, मतलब एब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो एडिशनल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कराते हैं। एडिशनल का मतलब समझते हैं, एक्स्ट्रा एयर को लेने में और एक्स्ट्रा एयर को निकालने में कौन मदद करता है? एब्डोमेन की जो मसल्स हैं, क्योंकि प्रेशर यहीं क्रिएट होता है एब्डोमेन पर। तो इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, याद रखिए दो मसल्स हैं ये, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मंडे को छुट्टी है, क्या है जो 24 की छुट्टी थी 24 वाली वो मंडे को हो गई, बताइए क्या करें, बताइए। नहीं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, कैसे का सेंस, जब इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें कोई, ठीक है, दो ही मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, समझ में आ रहा है, इसमें दो ही मसल्स हैं, वो इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करा रहे हैं, एक तो नॉर्मल सांस खींचेंगे तो उसमें तो वो तो इन्वॉल्व होगा, ध्यान से सुनिएगा इधर, जब आप नॉर्मली, क्योंकि जबरदस्ती सांस खींचने के लिए एक नॉर्मल सांस भी तो ली जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, एक नॉर्मल सांस भी तो आप खींचेंगे,
इसके बाद एक्स्ट्रा और खींचेंगे तो जब नॉर्मल खींचेंगे आप एयर को, उसमें दो मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। कौन सी? एक्सटर्नल और डायाफ्राम। ये एडिशनल वाला है, ये एडिशनल है, तो उसमें इंटरनल लगेगा और एब्डोमेन वाला। इसके बाद देखिए कुछ टर्म्स दिए हुए हैं बुक में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। जानते हैं इसका मतलब कि आपकी लंग्स में एयर का कितना वॉल्यूम होता है, ठीक है? कितनी एयर हम लोग बाहर रिलीज कराते हैं, कितनी एयर लेते हैं, कितना ml एयर को बाहर रिलीज कराते हैं, कितनी ml एयर को हम लोग लेते हैं। जब जबरदस्ती सांस लेते हैं एक्स्ट्रा तो कितनी एयर एडिशनल जाती है, जबरदस्ती सांस को रिलीज कराया जाता है तो कितनी एयर एडिशनल बाहर रिलीज होती है, या लंग की कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट है ना, ठीक है? वैसे इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है रेस्पिरोमीटर। क्या है? रेस्पिरोमीटर। लिखेंगे कैन बी मेजर बाय रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर से इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे ईसीजी किया जाता है, ईसीजी हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं? ईसीजी। और ईसीजी जब करते हैं तो एक ग्राफ बन के आता है, इस तरीके से ना बनता है। रेस्पिरोमीटर में भी एक ग्राफ निकलता है। उस ग्राफ की मदद से रेस्पिरोमीटर में क्या होता है? ग्राफ रिलीज होता है, ऐसे बनता है। उस ग्राफ की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि पर्सन को लंग से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। अगर ग्राफ नॉर्मल से हट के आ रहा है, ग्राफ कैसा आ रहा है? नॉर्मल से हट के आ रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है लंग से संबंधित। समझ में आ गया? हो सकता है वो ज्यादा सांस ना ले रहा हो या कम एयर कोई नहीं कर रहा हो, समझ में आया? तो वो यहाँ पर क्या है? ग्राफ बनता है। रेस्पिरेशन को चेक किया जाता है। और 1 मिनट में कितना रेस्पिरेशन होता है? कितना टाइम? 1 मिनट में होता है ये 12 से 16 टाइम्स। 12 से 16 टाइम्स क्या होता है? ब्रीदिंग रेट है आपकी। ऐसा नहीं है, 16 से ऊपर भी हो जाएगा, 12 से नीचे। 1% में एवरेज दिया हुआ है। जब कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उस समय रेट बढ़ जाएगा तो 16 से ऊपर चला जाएगा। ये नॉर्मल रेंज दी हुई है एक हेल्दी पर्सन में कि 12 से 16 के बीच में रहता है एवरेज, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कुछ टर्म दिए हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ध्यान से देखते रहिए। टाइडल वॉल्यूम क्या है? ब्लड प्रेशर चेक किया है तो स्पैग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप ये है इंस्ट्रूमेंट। स्पैग्नोमैनोमीटर देखिए जितना एक बार में नॉर्मल में सुजाजी बता रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या है? एक बार में नॉर्मल जब आप सांस लेते हैं, कुछ एडिशनल नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले गए और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर ले गए, दोनों को जोड़ा नहीं जाता। जोड़ेंगे नहीं, एक ही को काउंट करेंगे, दोनों बराबर है। जितना वॉल्यूम आप इनसाइड ले जाएंगे उतना ही बाहर रिलीज कराएंगे। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आता है और कितना जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? ये इसको आप नोट मत करिएगा, ये सारा बुक में मेंशन है। जो मैं लिखाऊंगा वो बुक में लिखा है, समझ लीजिए इसको, ठीक है? इसको नोट मत करिएगा। नहीं, ये सारी एयर आपकी बॉडी में जाती है। ऑक्सीजन तो लंग्स के बाद डिसाइड होता है कि ब्लड में जाएगा क्या। लंग्स से डिसाइड होता है कि ब्लड में जाएगी कौन सी गैस। जो ब्लड में सॉल्युबल है वही गैस मूव करेगी, नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं है। लंग्स तक सारी गैसेस जाती हैं, समझ में आ रहा है? तो देखिए टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500, मतलब 500 ml एयर आप लेते भी हैं और 500 ml एयर बाहर रिलीज कराते हैं। कब? नॉर्मल रेस्पिरेशन में, नॉर्मल ब्रीदिंग में। जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है तो इतना ml ऑफ एयर इनटेक और आउटगोइंग होती है। ये है टाइडल वॉल्यूम। कम हो सकता है, ये हेल्दी पर्सन का दिया हुआ नॉर्मल की बात, हेल्दी पर्सन का समझ में आ रहा है? कम हो सकता है, वही तो बताया। जब कम होगा तो ग्राफ डिस्टर्ब आएगा।
ऑक्सीजन जो यूज हो जाएगा वो कम हो जाएगा ना वो। ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। हाँ ये स्लाइड में दिया है इसमें जो ऑक्सीजन यूज होगा तो जितना अंदर लिए उतना बाहर नहीं निकलेगा ना। उतना नहीं तो देखिए, आप क्या ये जानते हैं कि जो सुन लीजिए ध्यान से, क्या जो हम लोग एयर रिलीज कराते हैं क्या उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है? नहीं, ऑक्सीजन भी होती है, दोनों है, ठीक है, दोनों होती है। तो आप जैसे एयर जो ली जाती है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन जो एयर रिलीज कराएंगे उसमें CO2 का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। तो जितना ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा इनहेल एयर में उतना ही CO2 कम रहेगी, और जब एयर को रिलीज कराएंगे तो उतनी मात्रा में CO2 ज़्यादा रहेगी और ऑक्सीजन क्या रहेगी? कम रहेगी। रहता वॉल्यूम बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो कंज्यूम हो जा रहा है, अरे फिर ऑक्सीजन कंज्यूम हो जा रही है तो उतने अमाउंट में CO2 भी तो बन रही है, नहीं बन रही है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन नहीं जान रहे हैं, ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन होता है। हाँ, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है उतना CO2 भी बन जा रहा है, बात बराबर हो गई ना। इसलिए 500 ml हो गया। इसके बाद सेकंड क्या है? IRB। IRB का मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अपने द्वारा क्या है? 1100 से 1500, 1100 से 1300। सर किस पेड़ से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है? ऐसा बीच में फालतू सवाल तो हमसे पूछा ना करिए। डिस्टर्बेंस सिलेबस इतना बड़ा, हम तो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए। पेड़ की बात ले आते हैं बीच में, कौन सा तरीका है? आप इससे संबंधित पूछिए, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब बीच में फालतू आप पूछना, हमसे बाद में पूछ लिए, मैं आपको सारे सवाल का आंसर दे दूंगा। प्रॉब्लम है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब कोशिश करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ जाए, ठीक है। अपनी तरफ से पूछने की नौबत ही ना आए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आती, कल पूछने के लिए बात करेंगे, ठीक है। IRB क्या होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब समझते हैं। जैसे इंस्पायरेशन के लिए कितना वॉल्यूम, एक तो नॉर्मल जब सांस ली जाती है वो तो नॉर्मल हो गया, एडिशनल जब सांस ली जाएगी तो हमारी बॉडी में लंग्स में एक इतना स्पेस एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि अगर हम जबरदस्ती भी एक्स्ट्रा सांस ले लेंगे तो वो भी हमारी लंग्स में चली जाएगी। तो लंग्स के अंदर कोई एरिया होगा ना, इतना एरिया लंग्स में होगा कि 500 ml तो हम ले गए नॉर्मल में, इसके बाद कितना और ले जाएंगे एक्स्ट्रा, कितना और खींच सकते हैं ताकि लंग्स पर कोई प्रभाव ना आए। तो 2500 से लेकर 3000 ml कितना होता है? 2500 से लेकर के 3000 ml एयर को आप एडिशनल खींच सकते हैं। ये रिजर्व वॉल्यूम है। रिजर्व का मतलब समझ रहे हैं? ये आपका रिजर्व वॉल्यूम में इतना एडिशनल खींच सकते हैं। तो जितना जो है फोर्सफुल इंस्पायरेशन में, जब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे, फोर्सफुल का मतलब जबरदस्ती सांस लेंगे तो कितना ml ऑफ एयर एडिशनल खींच सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? IR। इसकी वैल्यू ये थी, ये कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा ml ऑफ एयर खींच सकते हैं, जैसे बराबर योगा करते हैं। हाँ, जो बराबर योगा करते हैं वो 3000 लिखा हुआ, 3000 से भी ज्यादा ml ऑफ एयर खींच सकते हैं, ठीक। तो ये IRB हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है? ERB। ERB का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी वही चीज है कि एक्सपायरेशन के लिए कितना वॉल्यूम रिजर्व किया गया है कि कितनी ml ऑफ एयर हम जबरदस्ती रिलीज करा सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम हटाने के बाद, टाइडल वॉल्यूम तो 500 ml रिलीज ही होगा, और कितना एक्स्ट्रा रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब आप कराएंगे, जबरदस्ती जब आप सांस रिलीज कराएंगे तो कितना एयर रिलीज करेंगे, कितना एयर एडिशनल एयर कितनी रिलीज करेंगे, तो कितनी वैल्यू इसकी होती है? 1100 ml, ठीक है। ये 1100 ml है, समझ में आ रहा? और चौथा इसके बाद क्या है? RB। क्या है? RB का मतलब समझते हैं, ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल का मतलब होता है कि आप जबरदस्ती सांस को निकाल दीजिए, उसके बाद कुछ एयर ऐसी होती है जो कभी नहीं निकलती, मरने के बाद ही निकलती है।
बॉडी से। लंग्स कभी फुल्ली खाली नहीं होती, अगर क्योंकि लंग्स में अगर फुल्ली खाली हो जाएंगी तो लंग्स में एक नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम का मतलब कि लंग्स पूरा सिकुड़ जाएंगे, समझ में आ गया। फिर वो एक्सपेंड ही नहीं करेंगे, इतना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो लंग्स कभी फुल्ली खाली नहीं होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ एयर हमेशा बनी रहती है। वो कितनी होती है? 1200 से 1300 ml एयर। किसी को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ वॉल्यूम, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी नहीं निकाला जा सकता। जबरदस्ती सांस रिलीज कराने के बाद भी इसको रिलीज नहीं करा पाएंगे, वही क्या होता है? रेजिडुअल। ठीक है, तो 1100 से 1200 ml दिया हुआ है, इतना 1200 ml, समझ में आया? ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, इसको देखिए, जो मैंने आपको बताया था ग्राफ बनता है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, ईसीजी का ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ देख रहे हैं, इस तरीके से ग्राफ ये चलता है। ये देखिए, ये ग्राफ कौन सा बता सकते हैं? ये टाइडल वॉल्यूम का ग्राफ है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब एक बार देखिए ऊपर जा रहा लाइन एक बार ऊपर गई, जितना ऊपर गई मतलब 500 ml को एयर को लेकर के 500 ml हमने एयर को इनहेल कराया, तो ये ग्राफ ऊपर चला गया ना। इसके बाद ये ग्राफ नीचे भी आ रहा है, तो जब एयर को रिलीज कराएंगे, नॉर्मल एक्सपायरेशन है तो 500 ml को रिलीज कराएंगे, इसलिए जितनी हाइट तक ऊपर गया था ग्राफ, उतनी हाइट तक डाउनवर्ड भी आया ना, ये आया। इसके बाद फिर 500 लेंगे, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, 500 फिर रिलीज कराएंगे, ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन में ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, तो उसको कोई समस्या, एक जैसे डॉक्टर लोग देख के जान जाते हैं ना, ईसीजी किसी के पास ले जाइए, डॉक्टर के पास स्टेप जो आती है बहुत जल्दी में देखते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको देखते देखते इतना आइडिया हो जाता है कि ग्राफ कहाँ तक ये जाता है, कितनी हाइट तक ये ग्राफ जाना चाहिए, उनको पता होता है। ठीक है, तो अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, ईसीजी में भी ऐसा होता है, नॉर्मल से हाइट का ग्राफ आता है तो हार्ट में कोई समस्या है। ठीक है, तो ये इतना ग्राफ होना चाहिए। अब इसका कोई पीक बनाया हुआ है, कितनी हाइट तक ये जाएगा, समझ में? मैंने एक आपको समझाने के लिए बना दिया इस तरीके से। अब देखिए जो IRB वाला है, IRB का मतलब एडिशनल। अब देखिए IRB का ग्राफ ये है, समझ रहे हैं ना? ये 500 ml, इतना तो 500 ml, इतना तो ग्राफ ऊपर जाएगा ही, इतना ग्राफ ऊपर जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ गया, इसका मतलब 500 ml वाला तो जाएगा ही ना। ये एडिशनल है, ये क्या है? इतना एडिशनल ग्राफ है। तो यही 2500 से 3000 ml जो एडिशनल खींची जाती है एयर, ये वाली है, समझ में आ रहा है? यही है ना? तो ये क्या है? IRB का ग्राफ है, IRB। ठीक, अब बताइए जितनी आप एडिशनल खींचेंगे यार, देखिए नॉर्मल सांस ले रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? नॉर्मल। ठीक है, 500 ml आप कोई भी किसी समय देख लीजिए, 500 ml एयर अंदर ले गए ना किसी भी टाइम पर, फिर एडिशनल खींचे। एडिशनल कितना खींचे? IRB खींचे ना, IRB मैंने खींच लिया, 500 खींचा, IRB खींचा। लेकिन जब एयर को रिलीज कराएंगे, एक तो नॉर्मल वे में एयर रिलीज होगी तो आप 500 ml रिलीज कराएंगे, नॉर्मल वाले तो 500 रिलीज ही कराएंगे ना। आपने नॉर्मल 500 खींचा, एडिशनल खींचा IRB, जब उसको रिलीज कराएंगे तो एक नॉर्मल वाली तो 500 जाएगी और एडिशनल वाली भी तो जाएगी, वो अंदर तो रहेगी नहीं। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद ये जो एडिशनल गई थी, ये तो एडिशनल निकलेगा ही, ये एडिशनल रिलीज होगा, लेकिन साथ में इसके बाद क्या होगा? एक ERB समझ रहे हैं ना? ये वाली, ये क्या है? ERB मतलब एक जबरदस्ती और रिलीज कराएंगे, क्योंकि IRB को हमने जबरदस्ती खींचा था, इसको हमने जबरदस्ती खींचा था, ये तो रिलीज होगा ही होगा, ये तो 2500 जाएगा ही, साथ में 1100 ml और एक्स्ट्रा रिलीज होगा। एक्स्ट्रा जो 1100 ml और रिलीज करा सकते हैं लंग्स में, से समझ में आया? वो 1100 ml ये है, देखते हैं ERB, यही है ना? क्योंकि ये तो आप ले गए थे, इसको तो निकालना ही है, और लंग्स से जबरदस्ती रिलीज कराएंगे तो ये 1100 वाली ही होगी। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये 1100 ml जब मतलब जबरदस्ती फोर्सफुल एक्सपायरेशन जब आप कराएंगे तो 500 रिलीज कराएंगे, 500 देखिए ये है, IRB रिलीज कराएंगे और ERB हो गया। ठीक है, तो ERB ये है, और बाकी जो बचा वॉल्यूम रहता है
1100 से 1200 वो क्या होता है आरबी, ये कभी नहीं निकलता है ये आरबी वाला, ये रेजिडुअल वॉल्यूम कभी रिलीज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो बहुत आसान है समझना कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जितने वॉल्यूम इनसाइड आउटसाइड जाती है, आईआरबी एडिशनल जितना खींचा जाता है, ईआरबी जितना एडिशनल रिलीज कराते हैं, ठीक है। और आरबी क्या होता है जितना जो लंग्स में हमें सब सर वो 500 ml मतलब सोते समय दिए जाएगा वही सेम। हाँ 500 ml सोते समय नॉर्मल है नॉर्मल है, वो नॉर्मल है 500 सोते समय कम नहीं होगा। कम नहीं। अरे दिन में कुछ देखिए इसीलिए ना जैसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, सबकी रेंज दी गई है ना, लेकिन उसकी रेंज नहीं दी, वो 500 फिक्स कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे वो भी होगा, ठीक है। बुक ने डाटा दे दिया इतना, बाकी में रेंज कर दिया, उसमें रेंज नहीं किया, उसमें फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होता, एकदम फिक्स नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली औसतम वाला वैल्यू। हाँ ये अप्रॉक्स दिया 500। तो ये हो गया। इसके बाद में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अगला टर्म क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। डायग्राम ड्रॉ कर ले सर, हाँ डायग्राम ड्रॉ कर ले, बताइए। ड्रॉ कर ले। वो मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, वो कोई मतलब नहीं, आपको सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, उसको आप सिलेबस समझाने के लिए बना दिया, ठीक है। ये भी मत लिखिएगा, ये सब बुक में मेंशन किया गया है, इसको मत लिखिए, जब लिखाने वाला होगा तो आपको लिखा देंगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जानते हैं, नॉर्मल वे में आपने सांस को रिलीज कराया, नॉर्मल वे में 500 ml रिलीज कराएंगे, उसके बाद कितना एयर खींच सकते हैं? नॉर्मल 500 ml रिलीज करा दिया, अब कितना एडिशनल खींच सकते हैं? तो कौन सा खींचा जाएगा? जो 500 मैंने नॉर्मल रिलीज कराया प्लस वो तो आएगी ना, सांस लेंगे तो 500 आएगी, प्लस आईआरबी भी तो आएगी। तो यही है क्या चीज? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब आपकी सांस लेने की पूरी क्षमता कितनी है, तो 500 प्लस आईआरबी। इसमें क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी। समझ में आ रहा है कितनी एयर आप खींच सकते हैं टोटल, एक नॉर्मल वाले एक आईआरबी। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, कितनी एयर को रिलीज करा सकते हैं आप बाहर, तो 500 ml तो रिलीज कराएंगे ही, और साथ में एयर रिलीज करा देंगे। वो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी लिखा हुआ है, इसमें है टाइडल प्लस ईआर, ये सब आसान चीजें हैं। अब इसमें वैल्यू कितनी होगी ना, 500 प्लस इसको जोड़ देंगे, 500 प्लस ये जोड़ देंगे, इतना ठीक। अगला है फारसी। नॉर्मल सांस को रिलीज कराने के बाद में आपकी लंग्स में कितना एयर रहती है? आपने 500 ml रिलीज करा दिया नॉर्मल वे में, लंग्स में कौन कौन सी एयर बची हुई है? एक तो रेजिडुअल बचा रहेगा जो कभी रिलीज नहीं होगा, कौन सा वाला? रेजिडुअल जो कभी रिलीज नहीं होगा। एक जो ईआरबी बची हुई है, किसके लिए है? जबरदस्ती वाली, ये भी तो बचा हुआ है ना, ईआरबी बची है ना। नॉर्मल वे में सांस को निकालने के बाद में जितनी एयर बचती है यही क्या होती है, तो लिखा है इसमें क्या चीज लिखा हुआ? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? फोर्सफुल है। अब देखिए थोड़ा सा लास्ट में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा, क्योंकि आपको रटना पड़ेगा। 4-5 पॉइंट तक तो आपको क्लियर कट एकदम आसान लगा होगा, लेकिन अभी 2-3 पॉइंट थोड़े से कठिन पड़ेंगे, इसको आप बार बार पढ़िएगा, ठीक है, रट जाएगा। 5800 वाला सबसे ज्यादा है। वाइटल कैपेसिटी समझ रहे हैं? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जबरदस्ती सांस को रिलीज कराने के बाद में पर्सन कितनी एयर को ले सकता है? जबरदस्ती सांस को रिलीज करा दिया मैंने, कितनी एयर को मैक्सिमम अब ले सकते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद? तो 11 से 11 एक तो देखिए आपने जबरदस्ती सांस को रिलीज कराया, ईआरबी को आपने निकाल दिया, तो ईआरबी तो लेगी ना, जो आपने ईआरबी निकाली,
ठीक है, उसको लिया जाएगा। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम IRV समझ में आ रहा है। आपने जबरदस्ती सांस को रिलीज करा दिया बाहर, कितनी एयर आप ले सकते हैं, तो ERV जो आपने जबरदस्ती रिलीज कराई उसको लेंगे, इसके बाद टाइडल वॉल्यूम को लेंगे, इसके बाद वो IRV जो एक्स्ट्रा चीज आती है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में मैक्सिमम कितना एयर को हम लोग इनटेक कर सकते हैं, वो होता है वाइटल कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? लंग्स में मैक्सिमम एयर कितना रह सकता है? आरबी हमेशा रहती है ना, ये हमेशा रहता है क्या? ये हमेशा रहता है, बताइए। ये हमेशा आपकी लंग्स में रहेगी, ये भी रहती है लंग्स में। इसको तो जबरदस्ती रिलीज कराते हैं ना, और एक एयर जो रहती है टाइडल वॉल्यूम, ये भी तो लंग्स में रहता है। लंग की कैपेसिटी का मतलब समझते हैं, लंग के अंदर कितनी एयर रह सकती है टोटल। तो ये जो है आरबी हमेशा बनी रहती है, ये आरबी भी बनी रहती है, इसको तो जबरदस्ती रिलीज कराई जाती है, और टाइडल वॉल्यूम जो खींचा जाता है एक बार। समझ में आ रहा है? मान लीजिए मैंने सांस को खींचा, ठीक है, नॉर्मल वे में जबरदस्ती नहीं, नॉर्मल वे में लंग्स में कितनी एयर रह सकती है? तो नॉर्मल वे में आप 500 ले रहे हैं, वो तो जा रही है, और आरबी कभी नहीं रिलीज होती है, ये रहती है ERV, वो भी तो बनी है, उसको तो जबरदस्ती रिलीज कराया जाए, वो भी बनी हुई है। तो एक नॉर्मल वे में लंग्स में कितना एयर मैक्सिमम रह सकता है, इसको क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये कुछ टर्म्स लिखे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब ये टर्म्स होता है। आप एक चीज देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है कि रेस्पायरोमीटर से आप क्या चीज चेक नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी आपके टर्म्स लिखे हैं ना, ये बुक में आपके जितने भी टर्म्स लिखे हैं, कौन सा कैपेसिटी ऐसा है इसमें से जिसको आप रेस्पायरोमीटर लगा करके नहीं चेक कर सकते मशीन से? रेजिडुअल वाला बताइए। तो पहले से रखा रहता है रेजिडुअल वाला। रेस्पायरोमीटर की मदद से आप कौन सी कैपेसिटी को नहीं चेक कर सकते हैं इसमें से? टाइडल वॉल्यूम आप चेक कर लेंगे, ERV चेक कर लेंगे, आरबी सब चेक। आरबी जहां जहां रहेगा वो नहीं चेक होगा, जान लीजिए। क्योंकि क्या कोई पर्सन, अगर किसी पर्सन में स्पायरोमीटर लगा करके और चेक किया जा रहा है कि कितने एयर ले रहा है, कितनी एयर को रिलीज करा रहा है, तो जहां पर आरबी की बात आएगी तो आरबी तो कभी रिलीज नहीं होती ना। आरबी तो हमेशा लंग्स में है, वो कभी रिलीज नहीं होगा, इसलिए आरबी कभी डिटेक्ट नहीं होती है कितनी होती है। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां जिस में लाइन में आपके आरबी लिखा हुआ है वो तो नहीं चेक कर पाएंगे आप। कहाँ कहाँ आरबी लिखा है चेक कर लीजिए, कहाँ कहाँ फॉर्मूलेस में आरबी ऐड किया गया है जिसमें। एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम आरबी अपना हो ही गया, और बताइए कहाँ है आरबी? FRC में आरबी लिखा हुआ देखिए, FRC में आरबी है ना, उसको भी नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम और लास्ट में TLC। तो एक लाइन लिख लेना, नोट करके, बाय स्पायरोमीटर वी कैन नॉट डिटेक्ट रेजिडुअल वॉल्यूम को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। और जहां जहां रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड है, ठीक है, कहां कहां ऐड है? ये FRC में ऐड है, FRC को भी चेक नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें भी आरबी जुड़ा हुआ है ना, तो जब आरबी नहीं पता लगेगा तो बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, और TLC, और कहाँ दिया हुआ है? TLC। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ रहा कि इतने वॉल्यूम को हम चेक नहीं कर सकते। वैसे तो क्वेश्चन आता जानते हैं कि लास्ट की लाइनों से नहीं आता, स्टार्टिंग से ही आएगा ज़्यादा कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, IRV क्या है, ERV क्या है, RV क्या होता है। हाँ, 4 या 5 पॉइंट तक ही, लास्ट वाले नहीं आते। ये सब कैपेसिटी अगला जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आप इसी बुक से समझिए, एकदम इत्मीनान से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखते रहिए।
273 पेज नंबर पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक। इस डायग्राम में देखिए क्या समझाया गया है। ये क्या है? एल्वुलियाई, ठीक है। ब्रोंकस। एल्वुलियाई कहाँ होती है? लंग्स में, ठीक है। लंग्स से एयर कहाँ जाती है? हार्ट में। कहाँ जाती है? ये हार्ट हो गया, ठीक। और हार्ट से कहाँ जाती है ऑक्सीजन? टिश्यू में। यहाँ क्या हो गया? टिश्यू। समझते हैं ध्यान से, ठीक। इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कितना % होता है? एक चीज और, लंग्स से कौन सी जो ट्यूब आती है हार्ट में, उसका नाम क्या होता है? वेन आती है ना, एक आर्टरी आती है। लंग्स से जो ब्लड को लेके आती है हार्ट में, वो आर्टरी है कि वेन है? आर्टरी। वेन जानते हैं क्या होता है? यस सर। हार्ट, जांच लीजिएगा, हार्ट से कोई भी ट्यूब ब्लड को अगर कहीं पर भी ले जा रही है, कहीं भी ले जा रही है, वो आर्टरी आर्टरी होती है। और जो हार्ट में वापस लाती है वो होती है वेन। अब बताइए, हार्ट में ब्लड इधर से आ रहा है तो ये वेन होगा ना, ये वेन होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी वेन। पीवी, पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी टर्म लंग्स के लिए यूज किया जाता है। कहाँ से आ रहा है ये? लंग्स से ब्लड को लेके आ रहा है। आखिर लंग्स हमारी ब्लड को क्या करती हैं? प्यूरिफाई करती हैं, क्योंकि लंग्स में ही तो ऑक्सीजन आती है बाहर से, ठीक है। इसके बाद जो हार्ट है, यहाँ से ब्लड जाएगा टिश्यू में, किसकी मदद से जाएगा? आर्टरी, आर्टरी की मदद से जाएगा। इसके बाद टिश्यू से ब्लड कहाँ आता है? पहले लंग्स में नहीं जाता है, पहले कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। किससे जाएगा? वेन से। और वेन से वापस जो ब्लड होगा किसके लिए? इसके लिए, लंग्स के लिए, वो होगा पल्मोनरी आर्टरी। वेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हार्ट से जो ट्यूब कहीं पर भी ब्लड ले जाती है। देखिए, मैंने इसको आर्टरी क्यों बोला? ये हार्ट है ना, हार्ट से ट्यूब जा रही है कहीं ना, ब्लड को लेके जा रही है। कहाँ जा रही है? टिश्यू में, से आर्टरी हो गया, ठीक है। और वहाँ हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है ना, ऑक्सीजन को लेने जा रहा है ना, ये भी तो आर्टरी हो गई ना। हार्ट से जो ट्यूब निकलती कहीं पर भी जाती है वो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। वो थी पल्मोनरी वेन। समझ में आया? सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट वन आर्टरी। कौन सी? ये आर्टरी। इस आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, मतलब CO2 वाला ब्लड, क्योंकि हार्ट से ऑक्सीजन को लेने के लिए ब्लड जा रहा कहाँ? लंग्स के पास। तो इसमें कौन सा ब्लड चलेगा? डीऑक्सीजनेटेड। सर वेन्स में भी डीऑक्सीजनेटेड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन एक्सेप्ट वन वेन। कौन सी वेन को छोड़ दीजिए? इसमें ऑक्सीजनेटेड आएगा ना, क्योंकि ब्लड यहाँ से हार्ट की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का ये सिस्टम है। अब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कितना % होती है? 21%, ठीक है। और CO2 कितना है? 0.03%, ठीक। लेकिन पार्शियल प्रेशर अलग होता है। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू लिखी गई है इन्वायरमेंट में, देखिए 197, यहाँ पर बुक में मेंशन नहीं है, 197 नोट कर लीजिएगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी समझ गए ना? और 0.3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये पार्शियल प्रेशर है किसका? ऑक्सीजन का। ये CO2 की आपकी बुक में मेंशन शायद नहीं है। 159 वैल्यू यहाँ इन्होंने 159, ये यहाँ मेंशन किया गया। देखिए कहाँ पर? इस टेबल में देखिए, देख रहे हैं ना, इस साइड में टेबल बनी हुई है ना, यहाँ पर ये वैल्यू को मेंशन किया गया है, ठीक। बाकी नेक्स्ट टाइम नहीं हो रहा, पढ़ के आइएगा बोला। जी सर। ठीक है, सर एक 2 दिन छुट्टी है आपका। जब 5 लेते हैं तो स्पीड कितनी? स्पीड अब जैसे ये जो आपका रेट है तो इतनी बार स्पीड आप निकाल सकते हैं ना, कि जैसे टाइम है 1 मिनट का टाइम है, ठीक है, 60 सेकंड का, उसमें इतनी बार सांस लिया जा रहा है 12 से 16 बार। कैलकुलेट कर सकते हैं।